नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारा इस बीच चला था, जिसमें हमारी 34 वीडियो अभी तक की आ चुकी है। आज का जो सेशन है फिर से उत्तराखंड का एक 100 क्वेश्चनों का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें ऑनलाइनर फॉर्मेट में हम इसको आज खत्म करने वाले हैं। डिटेल वाइज हमने इससे पहले सीरीज को चलाया हुआ था, जिसमें काफ़ी समय लगने के उपरांत हम अब इसमें ऑनलाइनर माध्यम से इसको ख़त्म कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग परीक्षावाणी को एक थ्योरी सेशन के माध्यम से भी ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, जो कि आपका 2024 से संबंधित परीक्षावाणी का रहने वाला है, उससे ज़रूर जुड़े। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और सेशन का 801वां क्वेश्चन है कि कालिदास की जन्मस्थली माना जाता है। तो दोस्तों, कालिदास की जो जन्मस्थली है उसको कविल्टा को माना जाता है। दोस्तों, कविल्टा बोले तो कालीमठ के नज़दीक जो रुद्रप्रयाग नामक हमारा जनपद है, वहाँ पर इनका जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अंगाली देवी को समर्पित अंगाली मठ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, अंगाली देवी को समर्पित जो अंगाली मठ है, ये आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में हमारा देखने को मिलता है। चंद्रबदनी देवी किस पर्वत शिखर पर स्थित है। तो दोस्तों, चंद्रबदनी देवी जो हमारी है, ये चंद्रकूट पर्वत शिखर पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में हमारा देखने को मिलता है। दोस्तों, चंद्रबदनी को हमारा भुवनेश्वरी पीठ के रूप में भी जाना जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा टिहरी में 3 शक्तिपीठों की स्थापना की गई थी। उन तीनों के नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद देखिएगा सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सुरकंडा देवी मंदिर भी हमारा टिहरी जनपद में देखने को मिलता है। दोस्तों, टिहरी जनपद में आप लोगों ने देखा होगा जो सुरकंडा मंदिर है, यहाँ पर प्रसाद के रूप में रौसले की पत्तियाँ भी हमारी दी जाती हैं। तो प्राचीन मंदिर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे पहले एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। कुंजापुरी देवी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, कुंजापुरी देवी मंदिर जो है, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में ही देखने को मिलता है, जो कि नरेंद्र नगर नामक जो स्थान है उसके नज़दीक देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें तो जो हमारा चंद्रबदनी मंदिर था, वहाँ पर पशु बलि की जो प्रथा थी उसको खत्म किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर देखिएगा टिहरी नरेश नरेंद्र नगर के पास जंगल में स्थित महल को क्या कहा जाता है। दोस्तों, टिहरी नरेश जो थे हमारे उन्होंने नरेंद्र नगर के पास जो एक जंगल है, वहाँ पर एक महल भी बनवाया था, जिसको आनंद स्पा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये आनंद स्पा किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग नरेंद्र शाह आंसर करेंगे। कालिदास ने कर्णाश्रम को क्या कहा है। तो दोस्तों, कर्णाश्रम को कालिदास के द्वारा किसलय प्रदेश के रूप में भी जाना गया है। कर्णाश्रम पहले से ही काफ़ी विख्यात हमारा देखने को मिलता है। अगर दोस्तों भरत के जन्म की अगर बात करें तो वो भी हमारा कर्णाश्रम से देखी जाती है। कर्णाश्रम की अगर बात करेंगे तो दोस्तों किस नदी के तट पर अगर बसा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मालनी नदी के तट पर हमारा बसा है। आप लोग मुझे आंसर में बताएंगे कि जो हमारा कर्णाश्रम है वो किस जनपद के अंतर्गत पड़ता है। कर्णाश्रम किन पर्वतों के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो कर्णाश्रम है हमारा, ये हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, कमलेश्वर मंदिर हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में देखने को मिलता है। शंभु निशंभु पर्वतों के पास स्थित शिव मंदिर है। तो दोस्तों, शंभु निशंभु जो पर्वत हैं उनके पास में जो स्थित शिव मंदिर है उसको नीलकंठ महादेव के रूप में जाना जाता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में हमारा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 811 की अगर बात करें तो कालिका या फिर कालिंका माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बीरमखाल पौड़ी गढ़वाल जनपद में हमारा देखने को मिलता है, जिसको कालिंका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुजरते दिन के साथ मूर्ति में बदलाव के लिए प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, धारी देवी का जो मंदिर है ये आप लोगों ने देखा होगा, नीचे आपका तालाब बना हुआ है और उसके बाद उसमें एक टापू में मंदिर का निर्माण धारी देवी के रूप में किया गया है। तो आपका ये श्रीनगर पौड़ी में देखने को मिलता है और दिन के गुजरते ही इस मूर्ति में बदलाव देखने को मिलता है। तो काफ़ी फेमस ये मंदिर देखने को मिलता है। धारी देवी मंदिर का किस जनपद में है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो श्रीनगर गढ़वाल आप लोग याद रखेंगे। प्रसिद्ध ज्वालपा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सतपुली पौड़ी में हमारा ज्वालपा देवी मंदिर है। दोस्तों, ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पश्चिमी नयार आप लोग आंसर करेंगे। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है ये हमारा पौड़ी जनपद में देखने को मिलता है। खिरसू इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बागेश्वर किन पर्वतों के मध्य में बसा है। तो दोस्तों, बागेश्वर जो है वो नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों के मध्य में बसा है। साथ ही दोस्तों, उत्तर और दक्षिण में भी इसके सूरजकुंड और अग्निकुंड के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करेंगे तो पूर्व में भीलेश्वर और पश्चिम में आपके नीलेश्वर है, उत्तर में आपका सूरजकुंड और दक्षिण में आपका अग्निकुंड के रूप में इसको जाना जाता है। शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, शिव और पार्वती के
विवाह स्थल के रूप में वैजनाथ को भी जाना जाता है। वैसे अगर बात करेंगे तो शिव और पार्वती के जो विवाह स्थल के रूप में देखें तो दोस्तों त्रिजुगी नारायण को भी हमारा देखा जाता है। स्थल के रूप में प्रसिद्ध है अगर पूछेगा तो वैजनाथ आप लोग आंसर करेंगे। शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित मंदिर कौन सा अगर पूछा जाता है तो त्रिजुगी नारायण आप लोग आंसर करेंगे। अगर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रसिद्ध अनासक्ति व लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्ष्मी आश्रम आपका कौशानी में देखने को मिलता है। 1941 में इसकी स्थापना की जाती है। कौसानी का प्राचीन नाम बलना के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, गांधी जी कौसानी की यात्रा पे कब आए थे? बग्वाल मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बग्वाल मेला हमारा प्रसिद्ध है जो आपका देवीधुरा में लगता है। देवीधुरा दोस्तों चंपावत का एक ब्लॉक है, पार्टी उसके अंतर्गत पड़ता है, जो ये हमारा बाराही धाम पर लगाया जाता है। तो देवीधुरा के जो बाराही धाम है वहाँ पर हमारा बग्वाल मेला लगता है। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। पूर्णागिरि शक्तिपीठ में मेला लगता है। तो दोस्तों पूर्णागिरि शक्तिपीठ में आपका चैत्र नवरात्रि पे आपका मेला लगता है। पूर्णागिरि शक्तिपीठ आपकी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपकी चंपावत जनपद के टनकपुर नामक स्थान पर है। दोस्तों अगर बात करें तो जो पूर्णागिरि शक्तिपीठ है यहाँ पर माता सती की नाभि के गिरने की संभावनाएं उस समय पर जताई गई थी। तो यहाँ पर जो माता सती है उनके नाभि की पूजा भी की जाती है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपका जो टनकपुर है उसको बसाने का श्रेय किसको जाता है? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। कुमाऊं में केदारनाथ व बद्री भगवान के मंदिर स्थित हैं। तो दोस्तों कुमाऊं में जो केदारनाथ व बद्री भगवान के जो मंदिर हैं वो द्वाराहाट मंदिर समूह में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग जरूर याद करेंगे। द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ता है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है। तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का जो पहला नगर है वो आपका चंपावत को माना जाता है। दोस्तों चंपावत की स्थापना कब होती है और चंपावत का क्षेत्रफल कितना है आप लोग मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत राज्य का सबसे छोटा जिला देखने को मिलता है। जनजातीय आस्था का केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों जनजातीय आस्था का केंद्र सबसे पहले तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजातीय की आस्था के केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो घटकू आप लोग आंसर करेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से इसी में अगर घुमा के पूछता है कि जनजातीय आस्था केंद्र घटकू मंदिर स्थित है, तो दोस्तों वो आपका चंपावत जनपद में देखने को मिलता है। एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एक हथिया नौला आपका चंपावत में देखने को मिलता है। चंपावत स्थित स्वामी विवेकानंद से संबंधित आश्रम है। तो दोस्तों अब जो विवेकानंद से संबंधित आश्रम है ये आपका मायावती आश्रम के रूप में जाना जाता है। अद्वैत आश्रम के रूप में भी इसको हम जानते हैं। अगर बात करेंगे स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम कब आए थे? तो दोस्तों 1901 में यहाँ पर आते हैं और धर्मार्थ जो अस्पताल है इसकी स्थापना ये 1903 में यहाँ पर करते हैं। अगर मायावती आश्रम कब बनाया गया था अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1899 आप लोग आंसर करेंगे। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? तो दोस्तों पाताल रुद्रेश्वर गुफा आपका चंपावत जनपद में देखने को मिलती है। 1993 ईस्वी में इसकी खोज की जाती है ये 14 वर्षीय बालक के द्वारा, लेकिन उस 14 वर्षीय बालक का नाम अभी तक भी किसी किताब में देखने को नहीं मिला है। तो केवल आप लोग इतना ही याद रखेंगे कि जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है ये चंपावत जनपद में है और 13 वर्षीय बालक के द्वारा 1993 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 826 में है कि द्रोण सागर व गिरी सरोवर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों द्रोण सागर बोले या फिर गिरी सरोवर बोले ये आपके काशीपुर में देखने को मिलती है। काशीपुर आपका उधम सिंह नगर जिले के एक कस्बे के रूप में जाना जाता है। चैती मंदिर स्थित है। तो दोस्तों चैती मंदिर भी हमारा काशीपुर में ही देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों चैती किसका प्रमुख त्यौहार है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। श्यालबुंगा का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्यालबुंगा का जो किला है ये चंपावत जनपद में देखने को मिलता है। दोस्तों बाणासुर का किला अगर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये लोहाघाट चंपावत में हमारा देखने को मिलता है। वहीं जो आपका सुई का जो किला है वो भी आपके ब्रह्मदेव के द्वारा जो बनाई जाती है ये भी लोहाघाट क्षेत्र में देखने को ही मिलता है। दोस्तों लोहाघाट क्षेत्र हमारा चर्म कार्य के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, तो आप लोग इसको भी जरूर याद करेंगे। नीलगिरी किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों नीलगिरी आपका बागेश्वर का प्राचीन नाम है। अगर बात करें दोस्तों तो व्याघ्रेश्वर के रूप में भी बागेश्वर को जाना जाता है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर बसा है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसा हमारा बागेश्वर शहर है। यहीं पर कुली बेगार के जो रजिस्टर हैं वो भी सरयू नदी में बहाए गए थे 1921 में। इसको भी आप लोग जरूर याद करेंगे। लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों लैंसडाउन का जो प्राचीन नाम है वो कालू डंडा के रूप में जाना जाता है। लैंसडाउन में गढ़वाल मंडल का कमांड ऑफिस कब बनाई? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। छोटा कश्मीर उपनाम है। तो दोस्तों छोटा कश्मीर के रूप में हमारा पिथौरागढ़ को जाना जाता है। पिथौरागढ़ को सूर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगर देखें दोस्तों पिथौरागढ़ का एक सिमलगढ़ दुर्ग है जिसको गोरखाकालीन माना जाता है, जिसको हम सिमलगढ़ दुर्ग कहें या फिर उसको लंदन फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। अर्ध कैलाश प्राचीन नाम है। तो दोस्तों अर्ध कैलाश जो प्राचीन नाम है ये छिपला
कोट पर्वत का है। छिपलाकोट पर्वत की अगर बात करें तो दोस्तों छिपला बुग्याल कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आप लोग आंसर करेंगे। थाला बुग्याल की अगर बात करें तो दोस्तों थाला बुग्याल भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही पड़ता है। वहीं अगर खलिया बुग्याल की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में पड़ेगा। वहीं अगर बनिक बुग्याल की अगर बात करेंगे, कालामुनि घस्तोली अगर इसकी बात करें तो ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में पड़ने वाले बुग्यालों में से जाने जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों छिपला केदार की जो यात्रा है वो धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी ये आस्था का केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिनको ये हरिद्वार के समान पवित्र अपनी यात्रा को मानते हैं। आदि या छोटा कैलाश प्राचीन नाम है, तो दोस्तों आदि या छोटा कैलाश जो प्राचीन नाम है वो ओम पर्वत का देखने को मिलता है। ओम पर्वत आपका पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला नामक कस्बे से तवाघाट मार्ग से चलने पर तिब्बत एरिया में पड़ने वाला एक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कैलाश शिखर का सबसे उच्चतम बिंदु के रूप में किसे जाना जाता है और उसकी हाइट कितनी है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। गढ़वाल का द्वार किसका उपनाम है, तो दोस्तों गढ़वाल का उपनाम ये आपको कोटद्वार के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो बाड़ाहाट है। अगर पौराणिक नाम की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसको आपका सौम्य काशी के रूप में भी जाना जाता था, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। पर्यटकों की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों पर्यटकों की नगरी के रूप में आप लोग मसूरी या फिर नैनीताल को आंसर नहीं करिएगा, फर्स्ट रेफरेंस आप लोग रानीखेत को देंगे। पर्यटकों की नगरी के रूप में आपको रानीखेत को जाना जाता है, इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कौसानी का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों कौसानी का प्राचीन नाम हमारा बलना के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो आपका चोपता बुग्याल को कहा जाता है, जो कि आपका रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। अच्छा दोस्तों कसनी खर्क बुग्याल आपका किस जनपद में पड़ता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। उत्तर का गया प्राचीन नाम है, तो दोस्तों उत्तर का जो गया है वो आपका कोटिप्रयाग को कहा जाता है। कोटिप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत पड़ता है। पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम आपका पुनाड़ देखने को मिलता है। दोस्तों रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम देखने को मिलता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही दोस्तों रुद्रप्रयाग हमारे लिए मंदाकिनी का जो जलप्रवाह है इसके दृष्टिगत को अगर देखें तो 16-17 जून 2013 की जो आपदा है वो आपको याद दिला देता है और ये इंपॉर्टेंट आपदा भी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सेना की मदद करने वाला 2013 की आपदा में भारतीय सेना की मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, उसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन सूर्या होप आप लोग याद रखेंगे। चंपावत के प्राचीन नाम है, तो चंपावत का जो प्राचीन नाम है उसको कुमू के रूप में जाना जाता था, काली कुमाऊं के रूप में उसको जानते थे। अच्छा दोस्तों माच कुमैया बोली कहाँ पर बोली जाती है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मंदिरों की नगरी किसका उपनाम है, तो दोस्तों मंदिरों की उपनगरी के रूप में हमारा द्वाराहाट को जाना जाता है। द्वाराहाट अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ने वाला एक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मीठी मूलियों का क्षेत्र व हिमालय की द्वारिका उपनाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों मीठी मूलियों का जो क्षेत्र है और हिमालय की द्वारिका के रूप में हमारा द्वाराहाट को जाना जाता है, जो कि अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्र देखने को मिलता है। द्वाराहाट से काफ़ी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो द्वाराहाट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैनचेस्टर ऑफ हिल्स किसका उपनाम है, तो दोस्तों मैनचेस्टर ऑफ हिल्स जो उपनाम है ये काशीपुर का उपनाम के रूप में जाना जाता है। काशीपुर को दोस्तों पहले कोटा के रूप में भी जाना जाता था, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और कुमाऊं का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कुमाऊं का जो अन्न भंडार है ये नानकमत्ता को हमारा कहा जाता है। नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों नानकमत्ता का जो प्राचीन नाम है वो बक्सी के रूप में जाना जाता है। नानकमत्ता उधम सिंह नगर जिले का एक कस्बे के रूप में जाना जाता है। बाल मिठाई का घर उपनाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों अल्मोड़ा को हमारा बाल मिठाई के घर के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 आप लोग आंसर करते हैं। वहीं अल्मोड़ा नगर निगम की स्थापना कब की गई, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ नगर निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। कालसे का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों कालसे का जो प्राचीन नाम है वो कालकूट के रूप में जाना जाता है। एक चक्रा किसका प्राचीन नाम है, तो दोस्तों एक चक्रा चक्राता का प्राचीन नाम है। अच्छा पहाड़ों के राजा के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपका चक्राता को जाना जाता है। चक्राता आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत पड़ता है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करेंगे। ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों ऋषिकेश का जो प्राचीन नाम है वो आपका कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता है। हरिद्वार के उपनाम है, तो दोस्तों हरिद्वार के उपनाम क्या क्या है, अगर देखा जाए तो चारों धामों का द्वार इसके कहा जाता है, तीर्थ यात्रियों का द्वार, उत्तर भारत का केरल और
पूर्व का बेसन के रूप में हमारा हरिद्वार के उपनाम जाने जाते हैं। अगर महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो बिल्बु व नील पर्वतों के मध्य में हमारा हरिद्वार जनपद बसा हुआ है। वहीं अगर इसके गठन की बात करें तो 28 दिसंबर 1988 को सहारनपुर मंडल से इसको अलग करके एक जिले के रूप में घोषित किया जाता है। सहारनपुर मंडल में से निकालकर इसको सन 2000 में गढ़वाल मंडल में इसको शामिल किया जाता है और हरिद्वार को प्रस्तावित नए राज्य में शामिल करने की जो मांग थी वो आपकी 1987 ईस्वी में रखी जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों कोयोपिल या फिर कुपिला के रूप में आपका हरिद्वार को जाना गया है। हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? तो दोस्तों टॉम कायरट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है। हरिद्वार में गायत्री तीर्थ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों हरिद्वार में जो गायत्री तीर्थ है इसकी स्थापना 1971 में की जाती है और स्वामीराम शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। टिहरी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों टिहरी का जो प्राचीन नाम है वो त्रिहरी के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर इससे महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो टिहरी शहर के जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो सुदर्शन शाह को टिहरी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। टिहरी नगर की स्थापना कब की? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेट सहित याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में टिहरी शहर की स्थापना की गई थी। जिले के रूप में इसे कब गठित किया गया? तो दोस्तों 1 अगस्त 1949 ईस्वी को इसको जिले के रूप में गठित किया गया था। अगर इसके अन्य नामों की अगर बात करें तो दोस्तों टिहरी को गणेश प्रयाग के रूप में जाना जाता है। धनुष तीर्थ और तिरहरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। धनुष तीर्थ इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है, यानी कि टिहरी का प्राचीन नाम क्या है? धनुष तीर्थ इससे पहले पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों तो टिहरी में 2 नदियों का संगम होता है जिसे हम भागीरथी और भिलंगना के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों इन्हीं भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही हमारा टिहरी बांध भी बना हुआ है। अच्छा, बांध जो टिहरी नगर है दोस्तों ये बांध में कब डूबता है? तो इसको आप लोग डेट सही याद करेंगे। 29 अक्टूबर 2005 को जो टिहरी शहर है हमारा ये बांध में हमारा विलीन हो जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देखने को जरूर मिलेगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो किसका प्राचीन नाम इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र है? तो दोस्तों देवप्रयाग का प्राचीन नाम इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किंवदंती के अनुसार है कि देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपके लिए है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखने लायक पॉइंट है क्योंकि इससे पहले एक बार ये पूछा जा चुका है। अगर देवप्रयाग से लेकर महत्वपूर्ण शब्दों की अगर बात करें तो दोस्तों देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है जो हमारी भागीरथी और अलकनंदा के रूप में जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भागीरथी नदी की लंबाई हमारी गोमुख से लेके देवप्रयाग तक कितनी है? अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो 205 किलोमीटर आप लोग आंसर करेंगे। वहीं अगर गंगा की लंबाई देवप्रयाग से हरिद्वार तक कितनी है? तो 96 किलोमीटर आप लोग याद करेंगे। दोस्तों राज्य में अलकनंदा नदी की लंबाई अगर कितनी है क्वेश्चन पूछा जाता है तो 195 किलोमीटर आप लोग आंसर करेंगे। फिर देखिएगा भागीरथी की ओर स्थित कुंड। अब भागीरथी की ओर स्थित कुंड कौन कौन से हैं आपके? तो भागीरथी की ओर जो स्थित कुंड है वो ब्रह्मा कुंड है और अलकनंदा की ओर जो स्थित कुंड है वो विशिष्ट कुंड है। अब इन 2 नदियों का संगम होने के साथ साथ में भागीरथी की ओर जो स्थित कुंड है उसको ब्रह्मा कुंड के रूप में जाना जाता है। वहीं अलकनंदा की ओर जो कुंड है उसको विशिष्ट कुंड के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद करेंगे। यहीं पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान भी की थी। अगर देवप्रयाग की अगर बात करें तो दोस्तों देवप्रयाग में भगवान राम के द्वारा तपस्या भी की जाती है। अगर बात करें तो मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ है। रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर लेख हैं कि जो आपके मथुरा बैराणी के देखने को मिलते हैं, जो आपके माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू के रूप में देखने को मिलते हैं। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों नरेंद्र नगर का जो प्राचीन नाम है वो आपका ओड़ाथली के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों तो जो वृष्टि क्षेत्र है यानी कि राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो भी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में देखा जाता है। तो उत्तराखंड का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल आप लोग आंसर करेंगे। अगर कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है तो फिर आप लोग सुखीडांग को आंसर करेंगे। लेकिन अगर उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है तो उस समय आप लोग नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल को आंसर करेंगे। मूर्तियों का भंडार किसका उपनाम है? तो दोस्तों मूर्तियों का भंडार उपनाम आपका लाखा मंडल के रूप में जाना जाता है। लाखा मंडल आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत पड़ता है। गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री का जो प्रवेश द्वार है वो मसूरी को हमारा कहा जाता है। भारत का एडिनबरा किसका उपनाम है? तो दोस्तों भारत का एडिनबरा जो उपनाम है ये मसूरी का है। मसूरी 2005 मीटर की हाइट पर हमारी बसा हुआ एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। माणा का प्राचीन नाम
क्या है? तो दोस्तों माणा का जो प्राचीन नाम है वो मणिभद्रपुरी के रूप में जाना जाता है। मुक्तिप्रदा व योग सिद्धा किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों बद्रिकाश्रम का जो प्राचीन नाम है वो मुक्तिप्रदा योग सिद्धा के रूप में जाना जाता है। कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों जोशीमठ का जो प्राचीन नाम है वो आपका कीर्तिपुर के रूप में भी जाना जाता है। संजीवनी शिखर किसका उपनाम है? तो दोस्तों औली का प्राचीन जो नाम है वो संजीवनी शिखर के रूप में जाना जाता है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है उसको गौस्थल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वैखानस तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों वैखानस जो तीर्थ है ये हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। दूध का कटोरा किसका उपनाम है? तो दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला का जो उपनाम है उसको दूध का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला से हमारी 5 नदियाँ निकलती हैं, वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। स्वर्ग में इंद्र का उपवन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर्ग में इंद्र का जो उपवन है वो फूलों की घाटी को कहा जाता है। 1931 में फ्रैंक स्मिथ के द्वारा इसकी खोज की जाती है और 1937-38 में, वैसे अधिकतर केस में 1938 माना जाता है, 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक इनकी आती है और उसी के बाद जो फूलों की घाटी है इसको प्रसिद्धि भी मिलती है। किस बुग्याल का उपनाम फूलों का बुग्याल है? यानी कि फूलों की घाटी बुग्याल से रिलेटेड इसको आप बोल सकते हैं कि किस बुग्याल का उपनाम फूलों का बुग्याल है? तो दोस्तों गुरशो बुग्याल को, यानी कि औली गुरशो बुग्याल जो कि जोशीमठ के निकट है, इसी को फूलों का बुग्याल भी कहा जाता है। तो केदारजू किसका उपनाम है? तो दोस्तों थल केदार, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में बाबा थल केदार का मंदिर देखने को मिलता है। तो केदारजू जो उपनाम है ये आपका थल केदार का देखने को मिलता है। रंगोली बैराट किसका उपनाम है? तो दोस्तों रंगोली बैराट के रूप में केवल अल्मोड़ा को ही नहीं जाना जाता है, बल्कि रंगोली बैराट के रूप में 2 जनपदें हमारी देखने को मिलती हैं। एक तो है उत्तरकाशी और दूसरा हमारा अल्मोड़ा, तो दोनों को आप लोग जरूर याद करेंगे। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों मुक्तेश्वर का जो प्राचीन नाम है ये मोतेश्वर है, ये आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों मुंशियारी का जो प्राचीन नाम है वो तिक्सैन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों खलिया बुग्याल कहें तो दोस्तों खलिया बुग्याल आपका, या फिर हम रातापानी बुग्याल कहें, बनिक बुग्याल कहें, ये सारे ही आपके मुंशियारी जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत पड़ने वाले बुग्यालों में से जाने जाते हैं। वहीं अगर बात करें बिरथी फॉल की या फिर रांची झरना फॉल की, तो ये भी आपके मुंशियारी के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में से आते हैं। कर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों कर्णाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो चौकी घाट के रूप में जाना जाता है। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है? तो दोस्तों विश्व का जो उच्चतम पुरातात्विक स्थल है वो रूपकुंड के रूप में जाना जाता है। रूपकुंड में के आसपास अभी भी रूपकुंड जो हमारा ताल है इसको रहस्यमयी ताल के रूप में भी जाना जाता है, और साथ ही इसमें अनेक जो पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं उनके कंकाल इसमें देखने को मिलते हैं। तो कोई लोग इसको मानते हैं कि राजा यशधवल और रानी बलपा एवं उनके जो सैनिक हैं उनके कंकाल तंत्र हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि केरल के जो ब्राह्मण हैं उनके जो अस्थियां हैं उसमें विसर्जित देखने को मिलती हैं। तो इसमें प्रमाणिक तथ्य कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के सर्वोत्तम जो पुरातात्विक स्थल है तो रूपकुंड के रूप में या फिर रहस्यमयी ताल के रूप में किसे जाना जाता है, तो रूपकुंड आप लोग आंसर करेंगे। वाइट वाटर वंडर किसका उपनाम है? तो दोस्तों कोडियाला जो टिहरी में हमारा पड़ता है उसका उपनाम आपका वाइट वाटर वंडर के रूप में जाना जाता है। सिक्कों का कैलाश मानसरोवर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिक्कों का जो कैलाश मानसरोवर है वो हेमकुंड साहिब को कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर याद रखेंगे। राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम है वो राम क्षेत्र के रूप में जाता है। दोस्तों कुमाऊं की जो रामलीला है वो आपकी 1860 से प्रारंभ करी गई थी, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की मूर्त धरोहर है, तो दोस्तों कौन कौन से हैं? एक तो आपकी फूलों की घाटी है जिसको 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची पर शामिल किया जाता है। दूसरा आपका नंदा देवी रिजर्व है जिसको आपका 1988 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। वहीं बात करेंगे कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो दोस्तों 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गणिकैंट देहरादून में हिमालयन जो सांस्कृतिक केंद्र है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। किस वर्ष देहरादून में संस्कृति साहित्य कला परिषद की स्थापना की गई? तो दोस्तों 2004 में देहरादून में संस्कृति साहित्य कला परिषद की स्थापना की जाती है। अल्मोड़ा के फलसीमा में संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब की जाती है? तो दोस्तों अल्मोड़ा की जो फलसीमा है यहाँ पर जो संगीत अकादमी है इसकी स्थापना 2002 में की जाती है। उदय शंकर नाट्य अकादमी की स्थापना अगर कहाँ की जाती है तो दोस्तों ये आपकी अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत की जाती है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय स्थित हैं, तो दोस्तों भारत खंडे जो आपका हिंदुस्तानी संगीत संस्थान है इसके 3 जो महाविद्यालय हैं, एक तो देहरादून में है, दूसरा आपका अल्मोड़ा और तीसरा आपका पौड़ी जनपद के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, तो तीनों ही आप लोग जरूर याद रखेंगे। मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में
पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो दोस्तों मोहन उप्रेती के द्वारा जो पर्वतीय कला संस्थान है इसकी स्थापना 1968 में दिल्ली में की जाती है। लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों लोक कला संस्थान की जो स्थापना है लोक कला संस्थान की, ये अल्मोड़ा जनपद में हमारी की जाती है। और लोक कला संस्थान की स्थापना की अगर बात करें तो दोस्तों कोसी नदी के तट पर देखने को मिलती है। अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 888 की, तो 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की किस शैली का प्रचलन रहा? तो दोस्तों 16वीं से 19वीं सदी तक जो चित्रकला का प्रचलन है वो गढ़वाली शैली के रूप में जाना जाता है। गढ़वाल चित्रकला शैली है तो दोस्तों एक पहाड़ी शैली के रूप में या एक पहाड़ी शाखा के रूप में इसको जाना जाता है। मौलाराम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था? तो दोस्तों ये आपके जो पूर्वज थे वो मुगलों के समकालीन देखने को मिलते हैं, उनके दरबारी चित्रकार देखने को मिलते हैं और सुलेमान सिको के साथ ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में आए हुए थे। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल शैली का जो सबसे प्रमुख चित्रकार था, अगर देखें तो मौलाराम को हम जानते हैं। मौलाराम का जो कार्यकाल है वो 1743 से लेकर 1833 तक देखने को मिलता है, तो इसका आंसर आप लोगों को मौलाराम ही देखने को मिलेगा। मौलाराम की चित्रशाला स्थित है तो दोस्तों श्रीनगर में मौलाराम की चित्रशाला देखने को मिलती है। और गणराजवंश काव्य, गणगीता संग्राम व मनमत सागर आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये आपकी मौलाराम की देखने को मिलती हैं। दोस्तों ये जो कविताएँ हैं ये कवि मौलाराम करके भी इनको कवि अपने के आगे लिखते थे। कवि मौलाराम करके अपने जो जितने भी ये कविता या काव्य संग्रह हैं उनको लिखते थे, तो वहाँ पर कवि मौलाराम करके अपने सिग्नेचर भी करते थे। तो ये काफ़ी फेमस इनकी देखी जाती है, खासकर गणराजवंश का भी इससे पहले पूछा भी गया है। मौलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार हुए तो दोस्तों चैतू और जो माणकू है ये मौलाराम के समकालीन ही चित्रकार देखने को मिलते हैं। तो कृष्ण लीलाओं के जो चित्रण है उसके विशेषज्ञ कौन थे? तो दोस्तों कृष्ण लीलाओं के लिए आपको चैतू को हमारा देखा जाता है। वहीं कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की जो चित्रमाला है उसमें से जो रुक्मणी हरण है वो किसकी चित्रशाला है? अगर देखा जाए तो दोस्तों ये आपकी चैतू की देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? तो ये माणकू के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचोली किसकी रचना है? तो दोस्तों ये भी आपकी माणकू की देखने को मिलती है। मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा था? तो दोस्तों बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम गढ़वाल पेंटिंग्स करके एक पुस्तक आती है उनकी, उसके द्वारा जो लोगों के सामने रखने का प्रयास है वो बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा किया जाता है। अगर इसका सन पूछता है तो 1969 में आप लोग आंसर करेंगे। कहीं कहीं पर आपका 1968 भी दिया गया है, तो पहला रेफरेंस आप लोग 1969 को ही देंगे। फिर देखिएगा बैरिस्टर मुकंदी लाल की प्रमुख पुस्तक है तो दोस्तों ये गढ़वाल पेंटिंग्स के रूप में है, और गढ़वाल पेंटिंग्स में इन्होंने जो मौलाराम है उनके चित्रों का संकलन किया हुआ है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और फिर से 100 क्वेश्चनों को फिर से ख़त्म करके थोड़ी सी जो हमारी परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज है उस पर एक और पार्ट को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।